नमस्कार, ओम शांति। आज हमारे साथ एक मुलाकात कार्यक्रम में मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान अतुल ज़ोक जी, जो वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। अतुल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो अतुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जीवन कहानी के बारे में कि कैसे आपकी शुरुआत हुई और आपको क्या प्रेरणा मिली कि आपने ये सेवा चुनी अपने जीवन में? वैसे तो मेरी शैक्षणिक दृष्टि से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया मैंने। बाद में 4 साल सर्विस की और सर्विस छोड़ के पिछले 35 साल से मैं इसी काम में लगा हूँ। प्रेरणा देखा जाए तो वैसा मैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसकी शाखा में बचपन से जाता रहा जी, और स्वाभाविक समाज का काम करने की प्रेरणा मुझे वहाँ से मिली और फिर प्रचारक निकल कर के मैं इसी काम में अभी आ गया हूँ और एक अच्छा मौका मिला कि मैं नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, अरुणाचल, असम ये सारे सुदूर क्षेत्र में 20 वर्ष तक मैं काम करने का मुझे संगठन ने मौका दिया जी, और इस प्रकार का एक काम अभी हमारा चल रहा है। जी। तो आप और थोड़ा विस्तार से बताएँगे कि पूरे देश भर में कैसे मतलब किस-किस चीज़ों पे सेवा चल रही है? जैसे हो गया शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, थोड़ा विस्तार से आप बताइए। ऐसे कि जनजाति समाज जो है जिसको आदिवासी कहते हैं, वनवासी कहते हैं, ट्राइबल कहते हैं, उसको संविधान ने जनजाति शब्द दिया है। हुँ, तो जनजाति समाज जो है अपने देश में ये लगभग 12 करोड़ उनकी संख्या है। जी, दुनिया का भारत सबसे बड़ा जनजाति आबादी वाला देश है, ऐसा मैं कहूँगा। जी, लगभग 700 से अधिक ट्राइब्स जनजातियाँ ये भारत में रहती है और हज़ारों साल से रहती आई है। तो ये सारे क्षेत्र में लेकिन ये समाज जंगलों में और सुदूर क्षेत्र में रहता था, तो स्वाभाविक विकास की गंगा जितनी तेज़ी से पहुँचनी थी, वो नहीं पहुँच पाई और इस कारण भौतिक सुविधा की दृष्टि से पिछड़ा रहा। तो उसमें कल्याणाश्रम जो है, कल्याणाश्रम विगत 72 वर्षों से इस सारे क्षेत्र में काम कर रहा है। तो हमारा मुख्यतः 4 प्रकार की गतिविधियाँ चलती है, सेवा की दृष्टि से लेकर 4 या 5 प्रकार की। उसमें एक है फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। उसमें स्कूल्स हैं, 250 हमारे स्कूल्स चलते हैं पूरे देश भर में और जिन गाँव में बिल्कुल स्कूल नहीं है या स्कूल में टीचर्स कभी-कभी इर्रेगुलर रहते हैं, तो पढ़ने की असुविधा रहती है। जी, तो प्राइमरी एजुकेशन जो है, जो आवश्यकता है हर व्यक्ति की, तो उसकी दृष्टि से लगभग 5,500 गाँवों में हमारा ये ऐसे स्कूल कोचिंग सेंटर बोले या इनफॉर्मल एजुकेशन सेंटर, हम उसको एकल विद्यालय कहते हैं, तो ऐसे हमारे चलते हैं। तो लगभग 1,20,000 विद्यार्थी हमारे सारे शिक्षा के इसमें पढ़ते हैं। तो एक चलने वाला ये काम है और साथ-साथ अभी हमने शुरू किया है कि विभिन्न एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती है जी, या जो सरकारी नौकरियाँ होती है, तो पीएससी की सर्विसेज़ हैं, तो उसके लिए भी हम फ्री कोचिंग देते हैं और जनजाति समाज के बालक और युवक उस सर्विसेज़ में जाएँ, एनआईटीज़ में जाएँ, आईआईटीज़ में जाएँ, मेडिकल में जाएँ। इस प्रकार का फ्री कोचिंग का काम शहरों में हम लोग ये कर रहे हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में ये काम बड़ा चल रहा है हमारा। जी, दूसरा एक काम चलता है वो है कि सुदूर क्षेत्र में रहने के कारण पढ़ाई की सुविधा शहरों में है, तो स्वाभाविक ऐसे बच्चों के लिए हम लोग छात्रावासों की सुविधा देते हैं। तो अभी 230 छात्रावास हमारे देश भर में चलते हैं। इसमें 51 छात्रावास 51 हॉस्टल्स जो है वो गर्ल्स के लिए, बालिकाओं के लिए है। तो एक 10,000 से अधिक बच्चे हमारे इस छात्रावासों में पढ़ते हैं। तो पढ़ाई तो चलती है लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ प्रतिभाओं का विकास भी करते हैं। जी, जैसा आपने देखा होगा कि ये छात्र जो है ये खेल-कूद में अच्छे होते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। जी, तो जैसा इसी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हमारा एक तीरंदाजी का हॉस्टल चलता है। स्कूल की पढ़ाई भी होती है, साथ-साथ तीरंदाजी भी पढ़ते हैं। तो वहाँ का विजय कुमार नाम का एक लड़का जो 16-17 आयु में वो एशियन जूनियर आर्चरी कॉम्पिटिशन में गया था, गुआंगझाओ में और वहाँ जाकर भारत के लिए उसने ब्रॉन्ज़ मेडल लाया है। जी, तो सुदूर गाँव में पढ़ने वाला बालक को इसकी प्रतिभा सामने आई है। तो ऐसे कई सक्सेस स्टोरीज़ है अपने पास। तो ये
छात्रावास में आकर उनके विकास का भी हम काम करते हैं, पर उनको। और तीसरा जो काम है चिकित्सा का हमारा, तो आरोग्य की दृष्टि से भी 8 अस्पताल चलते हैं हमारे, 250 के आसपास हमारे मेडिकल सेंटर्स हैं, और 6000 गाँवों में जहाँ कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, फार्मेसी नहीं है, ऐसे सुदूर गाँवों में, जैसा बोलते हैं ना, वेयर देयर इज़ नो डॉक्टर, जी। ऐसे एरियाज़ में हमारे ये ग्राम आरोग्य रक्षक, विलेज हेल्थ वर्कर्स ये काम करते हैं। साथ ही शहरों के भी डॉक्टर्स मेडिकल कैंप्स के लिए समय-समय पर जाते हैं जनजाति क्षेत्र में। तो साल भर में लगभग 2000 मेडिकल कैंप्स हम करते हैं। तो ऐसा करने के करने 15-1 लाख रुग्णों की चिकित्सा हर साल हम करते हैं। एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट कल्याण आश्रम ने लिया है, वो है एनीमिया एंड मैलन्यूट्रिशन के ऊपर। उसका नाम, प्रोजेक्ट का नाम है अनामिका, एक्शन अगेंस्ट एनीमिया एंड मालन्यूट्रिशन इनिशिएटेड बाय कल्याण आश्रम। तो अभी पिछले 2 साल से ही चल रहा है, अभी हम्बल बिगिनिंग है, धीरे-धीरे उसको आगे जाएगा। इसकी विशेषता ये है कि हम इसमें सरकार का सहयोग नहीं ले रहे, हम समाज से सहयोग से समाज का काम करते हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष काम करने वाले फील्ड वर्कर्स एक गाँव के ही लड़के, युवक युवतियाँ रहती है, अपने समाज के लिए काम करते हैं, और शहर के लोग उसके लिए जो मेडिसिन है और पूरक आहार की बातें हैं, इसके लिए सहयोग देते हैं। तो जैसा ये पीपीपी मॉडल जैसा है, तो इसी प्रकार का हमारे टोटल सामाजिक स्तर पर चलने वाला सामाजिक काम, ऐसा इसका स्वरूप है, ऐसा मुझे लगता है। जी। जी, अतुल जी, ये बहुत ही बड़ी सेवा आप दे रहे हैं पूरे देश के लिए और जनजाति समाज के लिए। अतुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी आदिवासी हैं। वो भी आदिवासी, पहली आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी हैं। जी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है हुँ। आदिवासी समाज के लिए और जनजाति समाज के लिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो, उनका भी बहुत संघर्ष रहा है जीवन में और वो अभी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मैसेज है। सम्माननीय जनजातीय समाज के हमारे आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी उस पद पर जाना, ये केवल व्यक्ति का सम्मान नहीं, पूरे समाज का सम्मान है और पूरी दुनिया को मैसेज है। जी। लेकिन मैं एक इसको अलग ढंग से देख रहा हूँ कि अ, एक प्रस्थापित नैरेटिव को भी बदलने का प्रयास हो रहा है। आज तक जनजाति या वनवासी वाले को जो पिछड़ा है, जी। जितने सारे नेगेटिव एडजेक्टिव है ना, वो इनको लगाए जाते थे। एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो ऐसा लगता था कि जो कुछ लोग जानते ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। इनके बारे में शहर के लोग नहीं जानते थे, ये हो सकता। तो ये एक प्रकार है हमारे शहर के लोगों का अज्ञान और उनकी जो प्रतिमा बना के रखी थी जनजाति समाज की। ब्रिटिशों ने तो उनको बताते समय उन्होंने बताया था कि ये अपराधी समाज है, ऐसा ही क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया था इनके लिए। यानी उस जाति का हर व्यक्ति अपराधी घोषित किया था। हुँ। तो ये टैगिंग जो किया ब्रिटिशों ने हमारे समाज को बदनाम करने का, और वही चश्मा पहनकर आज तक भारत के सभी शहर के लोग, एकेडमिशियन सब यही घूमते रहे। बैकवर्ड है, सफाई में ठीक से रहते नहीं, व्यसनाधीन है, सारी सारी से नेगेटिव बातें उनके बारे में रखी गई। लेकिन जबकि वो ऐसा नहीं है। जी। ये समाज जो है एक सामूहिक जीवन जीने वाला, भारतीय जीवन मूल्यों को धारण करने की क्षमता रखता है, आज भी धारण करता है। जी। तो ऐसा समाज को देखने का मौका राष्ट्रपति के रूप में मिल रहा है। इसलिए बाकी राष्ट्रपति तो सम्मानित थे ही, लेकिन इनका जो आने के बाद जो इनकी संवेदनशीलता देश के सभी वर्गों के प्रति है, वो केवल जनजाति समाज के प्रति ऐसा मैं नहीं कहूँगा। जी। अलग-अलग भाषणों में और अलग-अलग मंचों पर जिस प्रकार के वो एड्रेस करते हैं, छोटे बच्चों को भी कर रहे हैं, वो लर्नेड लोगों के लिए भी कर रहे हैं, अनपढ़ लोगों के लिए भी कर रहे हैं, महिला को भी कर रहे हैं, पुरुषों को भी कर रहे हैं। तो एक बड़ा मैसेज जा रहा है, और मुझे लगता है कि एक भारतीय समाज का गौरव इस प्रकार का है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय नारी होने के कारण उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रदर्शन किया है, और वो सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ी है, कल्याण आश्रम के साथ भी जुड़ी है। मैंने सुना है कि ब्रह्म कुमारी के साथ भी जुड़ी हुई है। तो ये सभी आध्यात्मिक शक्तियाँ जो है और सामाजिक शक्तियाँ हैं, उन सब का एक सम्मान है, ऐसा मुझे लगता है। जी। अतुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपकी क्या योजना है? जो नेक्स्ट इनिशिएटिव है जनजाति समाज के लिए, क्या योजना है? किस प्रकार से अभी आपकी सेवा बढ़ने वाली है?
जैसा मैंने बताया कि 7 दशक से हम काम करते करते आए हैं, तो सेवा की दृष्टि से जो काम कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू होंगे। कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जैसा मैंने बताया कि एनीमिया एंड मालन्यूट्रिशन पर चल रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया का भी हम सोच रहे हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये कुछ बातें हैं, तो वो हम कर रहे हैं। दूसरा, खेल की प्रतिभाएं जनजातीय समाज में जैसा पहले हम बताया वैसे है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए भी हमारा एकलव्य खेलकूद नाम का एक प्रकल्प चलता है, जिसके द्वारा आर्चरी में, एथलेटिक्स में हमारे युवक जो है खेलने में आगे जा रहे हैं। 2400 गांवों में हमारे खेलकूद केंद्र चलते हैं, स्पोर्ट्स सेंटर चलते हैं, और हर वर्ष कल्याण आश्रम केवल जनजातीय समाज के युवकों का ही खेल का एक प्रतियोगिता करता है राष्ट्रीय स्तर पर, माने जिला स्तर, प्रांत स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसमें शहर के युवाओं को नहीं हम भाग लेने देते, जिनको मौका नहीं मिलता है। जैसा अभी इस पिछले वर्ष दिसंबर 2024 को हुआ था, तो रायपुर में हुआ था, तो लगभग 800 खिलाड़ी आए थे, तो लगभग 60% खिलाड़ी ऐसे जो पहली बार ट्रेन में बैठे थे। तो आप सोच सकते हैं कौन सी इतने दूर दराज के क्षेत्र से आ रहे हैं, जी। और उनके प्रतिभाओं को खोज करते हुए उनको आगे बढ़ाना। तो ये भी हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आने वाले समय में उसको हम गति देने का सोच रहे हैं। दूसरा है कि जनजातीय समाज की जो आज विकास इसको कहा जाता है कि शहरों के तरफ भागो, इसको विकास माना जा रहा है। हम्म। हम चाहते हैं कि जनजातीय व्यक्ति अपने गांव में रहकर भी आर्थिक संपन्न बने, शांतिपूर्ण जीवन बिताए। इसलिए उद्योजकता विकास है, इसके बारे में भी हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि लघु वनोपज जो है, जंगल में मिलने वाली कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है जी। जो शहरों की आज आवश्यकता है। जी। तो उसको ठीक ढंग से निकालना, उसको प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करना और शहरों में लाना, तो इस प्रकार का भी काम की आवश्यकता है। और उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, या एफपीओज, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर जो कंपनी है, तो ऐसे भी हम एफपीओज भी हम खड़े कर रहे हैं। तो उसके द्वारा ग्राम विकास के काम को भी गति देने का हम सोच रहे हैं। आज विकास की अवधारणा जो है वो भी एक पाश्चात्य अवधारणा पर हम काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। जी। लेकिन भारतीय अवधारणा यह है कि कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसा करें, जी। विकास पर्यावरण पूरक कैसा हो। तो ऐसे चीज़ों को भी हम लोग सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो एक बात है कि जनजातीय समाज को कई अधिकार भारतीय संविधान ने दिए हैं, नए नए कानून बन रहे उन्होंने दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकार उनके तक पहुंचते नहीं है। तो ये जो ट्राइबल राइट्स की जो बात है, तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स, इसके लिए भी कल्याण आश्रम काम कर रहा है। जैसा आपने सुना होगा, 2006 में भारत सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया। जो जंगल 1856 में 150 वर्ष तक सरकार के पास अधीन रही, ब्रिटिश जमाने में रही और स्वतंत्र भारत में भी रही, तो जंगल के मालिक बाहर घूमता रहा और दूसरे के हाथ में जंगल रहे। और इसने देखा कि जंगल को भारतीय दृष्टिकोण है प्रकृति को भगवान के रूप में देखना, ईश्वर के रूप में देखना, और पाश्चात्य दृष्टिकोण है जंगल को रिसोर्स के रूप में देखना। तो जब केवल रिसोर्स देखता है तो जो आवश्यकता है तो काटो, नहीं आवश्यक है तो भी काटो। तो जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो ये बेसिक कंसेप्ट जो रिसोर्स के रूप में जब देखता है तो आदमी एक्सप्लॉयटेशन का के भाव में चला जाता है। जब भगवान के रूप में देखता है तो जितना चाहिए उतना ही उपयोग करूंगा, और उसको बढ़ाने की चिंता भी करता है। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये भारतीय अवधारणा है सारी विकास की, मुझे लगता है। इसको बढ़ावा देते हुए और 2006 में भारत सरकार ने जो कानून बनाया फॉरेस्ट राइट एक्ट लेने का, तो वन जो है जंगल ये वनवासियों के हाथ में सौंपने पड़ेंगे यदि उसकी रक्षा होनी है तो। लेकिन उसकी गति बहुत धीमे है। लेकिन महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, या गुजरात है, या अभी उत्तर प्रदेश में भी ये प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन और भी तेजी से बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये जंगल की जमीन उनके हाथ में मिलेगी, तो आज जो हमारी ग्रीनरी कम हो रही है, तो लगाने वाला कोई है ही नहीं। सब काटने में लगे तो लगाने वाला भी कोई फोर्स लगेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें भी कल्याण आश्रम की भूमिका और वनवासी समाज की भूमिका, जो ओनर है उनको पास जमीन जानी पड़ेगी। तो ऐसी कई बातें हैं, तो इसके लिए काम कर रहा है। तीसरी बात है कि जनजातीय समाज का जो मैंने पहले बताया कि उसके बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि एकेडमिक जगत में यही बताया गया कि कम पढ़े लिखे हैं, अविकसित है, सारी जो निगेटिव चीज़ें हैं वो है। और इनके जैसा इतिहास, जब 2 साल पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ, तो अमृत महोत्सव में
देश का जो संघर्ष रहा अंग्रेजों के साथ, मुगल सत्ताओं के साथ, हजारों साल, 1000 साल देश हमारा लड़ता रहा, तो उसमें जनजाति समाज का योगदान क्या है? तो लोगों को इक्का दुक्का नाम ही मालूम था। जब कल्याणाश्रम में प्रयास पूर्वक निकाला तो 100 से अधिक नाम निकले। जैसे भगवान बिरसा मुंडा का तो नाम जानते ही। जी। भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म होकर आज 150 वर्ष हो रहे हैं। जी। इसे भारत सरकार ने इसको जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ और ये महाकुंभ इस अवसर पर हो रहा है और इसलिए भी हम लोग ये बड़ा जो कार्यक्रम जनजाति समाज को जो 15-20 हजार लोग जो आ रहे हैं, तो ये हमारी दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है। जी। तो इनके बारे में जो सकारात्मक बातें हैं वो समाज में नहीं गई है और एकेडमिक जगत में भी इसका अभाव है। तो हम चाहते हैं कि इनका जीवन पद्धति, इनकी समाज व्यवस्था, इनकी न्याय व्यवस्था, इनकी परिवार व्यवस्था, इनका अध्यात्म, इनका दर्शन, इस पर भी अध्ययन होने की आवश्यकता है। आज उसमें पूरा ब्लैकआउट है। जी। तो जैसे भगवान बिरसा मुंडा तो जानते हैं हम लोग, उसी प्रकार सिद्धू कान्हू है, तिलका मांझी है, गोंड रानी दुर्गावती है। दुर्गावती जी का तो 500वां जयंती वर्ष चल रहा है, ये जो वर्ष है वो। या सुदूर उत्तर पूर्वांचल में जाएंगे तो रानी गाइदिन्यू का नाम सुना होगा, मिजो रानी रुपुलियाना का नाम सुना होगा, या मेघालय के पाथोगन संगमा है, ऊ तिरोत सिंह है, ऊ कियांग नांगबा है। ऐसे कई नाम मैं ले सकता हूँ कि जो जनजाति समाज के थे और उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया। जी। मुझे एक विशेष बात यहाँ आपको बताने की इच्छा हो रही है कि शहरों में भी ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष हुआ, लेकिन 2-4 लोग जाते थे, बम फेंकते थे, गोली मार देते थे और वो पकड़े जाते थे और फांसी पर उनको चढ़ाया जाता था, शहीद होते थे। जी। समाज देखता रहता था, समाज कुछ नहीं करता था। जी। जनजाति समाज में जितने में नाम गिने और भी ऐसे नाम हैं, ये कभी अकेले शहीद नहीं हुए। उनके साथ सैकड़ों हजारों लोग साथ में शहीद हुए। जी। पुरुष भी थे, महिला भी थे, बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे। तो ऐसे सभी लोग इसमें थे। तो बिरसा मुंडा शहीद हुए तो अकेले शहीद नहीं हुए, उनके साथ सैकड़ों मुंडा लोग शहीद हुए। जी। सिद्धो कान्हू के साथ एक ही परिवार के 4 भाई, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और 2 बहनें फूलो झानो, 6 भाई बहनें एक साथ शहीद होना और साथ में इतिहास कहते हैं कि लगभग 10,000 लोग शहीद हुए। तो ऐसे कई इतिहास देखे तो दुनिया में ऐसा इतिहास आपको किधर भी नहीं मिलेगा कि पूरा समाज लड़ जाता है। जी। और इसीलिए ब्रिटिशों ने ध्यान में आया कि वनवासी समाज जो है, जनजाति समाज जो है, यही इनको निपटना मुश्किल है, इसलिए बदनाम करो। और इसीलिए जो निगेटिव जो नैरेटिव खड़ा किया गया, वो जैसा मैंने पहले बताया कि उनको क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया या फॉरेस्ट एक्ट लगाकर सारी जमीन छीन लिया उनको। तो ये सारी चीजें जो किया गया तो उनका एक उद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए अभी देश स्वतंत्र हो चुका है। अभी राष्ट्रपति का भी आपने उल्लेख किया है, तो ये सारा हुआ है। तो इनके बारे में एक अध्ययन हो और एकेडमिक जगत में ये बात प्रूव हो, सबको ध्यान में आ जाएगा कि जनजाति समाज का गौरव ये देश का गौरव है। जनजाति समाज ये सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। ऐसा डॉक्यूमेंटेशन करने का कल्याण आश्रम अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। अतुल जी, और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं और आप यहाँ ब्रह्मा कुमारी के कैंपस में आए महाकुंभ में, आपने प्रदर्शनी देखी, आपको कैसा महसूस हुआ? वैसा तो मैं यहाँ आपके कैंपस में आया और जगह-जगह जाता हूँ तो मेरा जाना होता है। विशेष करके रक्षाबंधन कार्यक्रम में मैं स्वयं नागालैंड में था तो दीमापुर के केंद्र में मैं जाता था, रक्षाबंधन के समय भी गया हूँ। या हमारे कार्यक्रमों में भी दीदी लोगों का आना होता है। जी। तो एक सुखद संयोग है और हमको भी अच्छा लगता है जब आध्यात्मिक शक्तियों के साथ सामाजिक काम करने वाले कार्यकर्ता का जो इस प्रकार का घुल-मिल जाना होता है, तो अच्छा लगता है, एक प्रेरणा भी मिलती है और एक बड़े स्तर पर ब्रह्मा कुमारी का भी काम देश भर में चलता है। तो एक आध्यात्मिक शक्ति को पुष्ट करने वाला और ये महाकुंभ को और सुंदर बनाने का एक अच्छा तरीका ऐसा मुझे लगा और कैंपस में आने से तो प्रसन्नता लगती है। जी। जी, अतुल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अतुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, देशवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक वाक्य इंग्लिश में कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जी। कुर्ती शब्द से मुखर होती है। तो मुझे लगता है कुंभ अपने आप में एक संदेश है, हम अलग कोई संदेश देने की आवश्यकता नहीं। जिसकी जो समझ होगी उसमें से वो ले रहा है। जैसा हम देखते हैं कि कुंभ सबको जोड़ने का काम करता है। तो सनातन धर्म बोलिए, हिंदू धर्म बोलिए, इंडियन रिलीजन बोलिए, जो भी कुछ बोलिए, भारत में पनपा हुआ कोई भी विचार जो है, वो सबको जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम कभी भी नहीं कर सकता है। और इसको पुष्ट होना
ये केवल भारत की आवश्यकता नहीं, पूरी दुनिया की आवश्यकता है जी, कि आज दुनिया में संघर्ष करने वाली ताकतें भी बढ़ रही है, जोड़ने वाली ताकतों को भी पुष्ट करना है, तो कुंभ अपने आप में संदेश है। तो यही संदेश सबका ही होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। जी, बिल्कुल अतुल जी। कुंभ अपने आप में ही एक संदेश है और अतुल जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया अतुल जी। जी, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। साथियों जैसा कि आपने सुना कि पहले आदिवासी समाज को समान दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था, परंतु अभी एक सकारात्मक परिवर्तन आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम्पल है हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देंगे और अगले बार फिर एक गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।